वेरी गुड इवनिंग दोस्तों। मैं आपका दोस्त आपका होस्ट डॉक्टर अरुण सिंह जयपुर से निफ्टी के इस वीकेंड एनालिसिस में आपका स्वागत करता हूं। लास्ट वीक निफ्टी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट 22,800 का बैरियर तोड़ा था। और जैसा कि मैंने आपको अपने कई प्रीवियस वीडियोस के अंदर बताया था कि इस इंपॉर्टेंट लेवल को अगर निफ्टी तोड़ेगी तो वो 21,800 की तरफ बढ़ने लग जाएगी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जोन पे आके निफ्टी रुकी हुई है। और अभी भी पूरी संभावना ये है कि ये अपना टारगेट पूरा करेगी जो कि 21,800 का है। ये टारगेट मैंने आपको 2,000 पॉइंट के मेजर निफ्टी के फॉल के साथ 23 दिसंबर को इस वीडियो में दिया था, जब ये बिल्कुल क्लियर कट हमने ये बता दिया था कि निफ्टी ने एक इम्पॉर्टेंट लेवल तोड़ दिया है और इस लेवल को तोड़ने के बाद में निफ्टी इस जोन की तरफ अग्रसर होगी। आइए सुनते हैं 23 दिसंबर के इस वीडियो में हमने क्या कहा था। वीडियो में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। खबर अच्छी नहीं है निफ्टी के लिए। ये एक डरावना सा चार्ट है जिसको मैं कई बार आप लोगों को दिखा चुका हूँ। ये चार्ट मैंने तब दिखाना शुरू किया था अपने चैनल के ऊपर जब इस चार्ट का ये शोल्डर बना ही नहीं था। और आज ये लेफ्ट शोल्डर हेड और राइट शोल्डर का ऑलमोस्ट आधा हिस्सा बन चुका है। कल की जो क्लोजिंग थी वो इतनी बड़ी एक रेड मैसिव कैंडल है जिसने एक प्रीवियस डे की कैंडल को एनगल्फ किया है, और वो भी गैप डाउन के बाद। पहली चीज यहाँ पे गैप डाउन फॉलोड बाय अनदर बेयरिश एनगल्फिंग कैंडल। थोड़ा बहुत बाउंस बैक आ सकता है मंडे को, लेकिन वो सेल आउट प्राइस अपॉर्चुनिटी रहेगी। आइए देखते हैं कि हमारे प्रीवियस कहता कि यार ये एक खतरनाक सा लेफ्ट शोल्डर है, ये हेड है। ये वीडियो पे कहीं जो ऐसा तो नहीं कि ये चार्ट राइट दिखाया शोल्डर है गया था, कि हम इस बॉटम की तरफ जा रहे हैं। इस समय तो ये वाला आइए सुनते हैं कि उस टाइम शोल्डर हमारे बना लिए भी क्या नहीं था। था। एक बार फिर आप लोगों के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ही रिवर्सल दे सकते हैं। क्यों और कैसे रिवर्सल आ सकता है इसके बारे में अपन इस वीडियो के अंदर आगे बार में देख चुके थे। तो हमको ये पता लगता है कि ये 18,800 की जो हाई है, इस हाई को पार करने के बाद में जिसको इसने यहाँ पे रिट्रेस्ट किया, बाजार ने एक तरफा 26,000 तक की तेजी दिखाई। और कोई भी चीज जो एक तरफा तेजी की होती है और एक तरफा चलती है, और अगर बाय चांस उसके अंदर कोई करेक्शन नहीं आता है, तो मेरा 30 साल से इस बाजार को देखने के कारण ये अनुभव रहा है कि जो रेगुलेटर्स है प्लस जिसको मैं मार्केट मेकर्स कहता हूँ, एक अब मार्केट मेकर कौन है एग्जैक्टली ये कोई नहीं जानता। ये रेगुलेटर भी हो सकता है, एक्सचेंज इटसेल्फ भी हो सकता है, या बड़े एफआईआई डीआईआई इन सब के कार्टेल भी हो सकते हैं। ये सब क्या करते हैं कि फॉल को आर्टिफिशियली क्रिएट करते हैं। ये जो फॉल आपके सामने निफ्टी के अंदर दिख रहा है, जो कि एक हेड एंड शोल्डर का ब्रेकडाउन हो सकता है आगे भी, एक करंट इस चार्ट के अंदर जो हमने ये डिस्कस किया था कि ऑलमोस्ट एक महीने को अगर ये तोड़ती है तो ये हमारे इस जोन की तरफ बढ़ जाएगी। मार्च रेट्रोकेट का हमने ये वीडियो बनाया था, और
इस जोन को अगर ये तोड़ती है तो ये हमारे इस जोन की तरफ बढ़ जाएगी। ये डिस्कशन मैंने 23 दिसंबर को जयपुर में हुई समृद्धि कॉन के बाद में जो वीडियो मैंने अपलोड किया था, उस वीडियो के अंदर 2000 पॉइंट की निफ्टी की सेल कॉल दी थी और टारगेट दिया था 21,800 का। 22,100 का लो ये लगा चुकी है। और जब ये मैंने वीडियो बनाया था उस दिन के बाद से स्मॉल कैप और मिड कैप के अंदर ऑलमोस्ट 20% के आसपास की, 20-22%, 25% के आसपास की गिरावट देखने को मिली है। मेरे से कई लोगों ने पूछा कि सर इस तरह के टेक्निकल एनालिसिस की वैल्यू क्या है। इस तरह के टेक्निकल एनालिसिस की वैल्यू ये है दोस्तों कि आपको किस जोन में आके अकोमोलेशन करना है, किस जोन में आके आपको बेचना है और किस जगह पे आपको प्रॉफिट बुक करना है। इसके बारे में हमें कुछ हिंट्स मिल जाते हैं टेक्निकल चार्ट के कारण और हमें उसके तरफ से आगे का पता लग जाता है। ये 13 दिन पहले का 17 फरवरी का एनालिसिस है वीकेंड निफ्टी का, जिसमें बिल्कुल क्लियर कट हेडिंग में ही लिखा हुआ है, बुलिश आर्गुमेंट है कि 22,800 से बाउंस बैक कर सकती है और बेरिश आर्गुमेंट है कि अगर 22,800 टूटा तो 1000 पॉइंट निफ्टी और चली जाएगी। इससे ज्यादा क्लियर कट आपको किसी भी चीज के बारे में क्या बताया जा सकता है। डॉक्टर अरुण कुमार सिंह, निफ्टी के वीकेंड एनालिसिस में आपका स्वागत है। पिछले 2-3 हफ्तों वापस एक क्रॉसरोड पे ही खड़ी है। पॉइंट का करेक्शन जो बना रहा है, लेकिन साइमल्टेनियसली बॉलिंगर परसेंटेज बी के ऊपर उसके बाद में अगर हम इस चार्ट को देखते हैं तो यहां से जिस जगह पे मैंने आपको प्रीवियसली में जो कि 798 का लो था और कल का लो इसके नीचे है 774, तो इस सकता है। और जो आखिरी 1000 पॉइंट का जो करेक्शन जो यहाँ नहीं हुआ है अकोमोलेट करना चाहिए। रिलायंस इंडस्ट्री का जो लेटेस्ट ट्रेंड है। आइए दोस्तों, ये प्रीवियस कहानियां तो बहुत हो गई। अब अपन ये देखते हैं कि इस जोन के बाद में बुरी खबर और अच्छी खबर में से क्या सुनना पहले पसंद करोगे आप। चलो, बाजार का लास्ट वीक का पूरा पेसिमिज्म था। इस वीक की कुछ अच्छी खबरें आपको सुनाते हैं। ये एक इंटरेस्टिंग चार्ट मैंने आप लोगों के लिए ढूंढ के लगाया है। ये कोविड का जो लो था 7,500 का, उस जगह से हमने फिबोनाची की अगर ट्रेंड लाइन को खींचते हैं, रिट्रेसमेंट को, तो 0.23 का रिट्रेसमेंट रहेगा 21,800। क्लियर कट अप ट्रेंड और उसके अंदर मात्र 23% का करेक्शन 0.23 पे आके, और 0.38 जो कि 19,115 है, अगला पड़ाव यहां तक हो सकता है, जो कि 18,800 से 19,100 के बीच का जो जोन है। इस जोन के अंदर अगर इस जगह से तोड़ के इस वाले जोन के अंदर भी अगर ये नहीं रुकी, 21,150 या 200 मान लें आप, तो आप इस जगह पे आने के लिए तैयार हैं। लेकिन यहां तक इसका बुलिश मूव इंटैक्ट है। बुलिश मूव खराब कब होगा? जब ये 19,000 को भी ब्रेक करेगी उसके बाद।
जो कि मुझे संभावना ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल लगती है। टेक्निकल ये कहते हैं कि ये 18,800 नहीं तोड़ेगी। बाजार अगर बाउंस करता है यहाँ से, तो बाजार हमारे निफ्टी के जो प्रीवियस टारगेट्स हैं, 27,500, 29,000, 30,000, 32,500 निफ्टी की तरफ अग्रसर होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अगले महीने ये सारे टारगेट अचीव हो जाएंगे, या अगले महीने ही नीचे का टारगेट ये 18,800 तक आ जाएगी। लेकिन ये दो पॉसिबिलिटी है कि अगर बाजार नीचे की तरफ मूव करेगा तो 21,800 के बाद 21,200, और 21,200 के बाद में अगर वहां भी नहीं रुका तो 18,800 और 19,000 की तरफ बाजार बढ़ जाएगा। ऐसा होने के पीछे एस्ट्रोलॉजी के बड़े इंपॉर्टेंट, मार्च का महीना बहुत एस्ट्रो हैवी मंथ है। इस मंथ के अंदर इतने मेजर ट्रांजिट्स हो रहे हैं कि आप उसके बारे में सोचोगे तो सोच सोच के परेशान हो जाओगे। करंटली राहु और शुक्र मीन राशि के अंदर है। शुक्र यहाँ पे उच्च का होता है, राहु पानी के अंदर आग लगा रहा है। दूसरा, बुध यहाँ पे प्रवेश कर चुका है, जो कि उसकी नीच राशि है। बुध सारी दुनिया के अंदर बिजनेस का मालिक है। बुध का अपनी नीच राशि के अंदर प्रवेश करना अच्छा साइन नहीं है। वहां पे मौजूद राहु और शुक्र अभी इसके साथ मित्रवत व्यवहार करते हैं। राजकुमार है बुध, और बुध के साथ में सभी ग्रहों की दोस्ती। और इस कारण से यहाँ पे इसको बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हो रहा है। 13-14 तारीख को सूरज भी जब यहाँ पे आ जाएगा तो एक तरह से ग्रहण कारक योग बन जाएगा। राहु के साथ में सूरज की युति हो जाएगी। दूसरा, इस मंथ के एंड में 29 तारीख को शनि भी यहाँ पे आ रहा है। तो इस तरह से 6 प्लेनेट मीन राशि में इकट्ठे हो जाएंगे। 14 तारीख, 13-14 तारीख को चंद्र ग्रहण है, ब्लडी मून। और इस ब्लड मून का जो सबसे बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं वो हमारे ट्रम्प साहब कर रहे हैं अमेरिका से, जो रोज अपनी नई ट्वीट, नए भाषण, नए टैरिफ वार के चलते पूरे वर्ल्ड के मार्केट्स को उठा पटक कर रहे हैं। इसके बाद में मंगल और गुरु केतु को देख रहे हैं, जो कि विर्गो में है। और ये टाइम ट्रांसफॉर्मेशन का है। 29 मार्च के बाद में हिंदू नववर्ष की चैत का नवरात्रा शुरू हो जाएगा, और एक नई बिगनिंग हमें देखने को मिलेगी। इसके पश्चात दो इम्पोर्टेंट इवेंट और हैं मई के अंदर। गुरु अपनी राशि बदलेंगे। अभी वृष राशि में है, वो मिथुन राशि में चले जाएंगे 15 तारीख के आसपास। और उसी तारीख के आसपास राहु, जो कि इस समय मीन राशि में है, वो अपनी स्वयं की राशि कुंभ में चले जाएंगे। केतु भी सिंह राशि के अंदर चले जाएंगे। सिंह में केतु बहुत पावरफुल हो जाते हैं। तो इस तरह के ट्रांजिट्स दिख रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये मार्च का महीना तो आप मान लो दोस्तों कि बहुत उतार चढ़ाव भरा रहेगा। अप्रैल से थोड़ा थोड़ा सा हमें डायरेक्शन देखने को मिलेगा। और ये जब मई के अंदर जाके ये तीनों प्लैनेट्स अपना इफेक्ट दिखाएंगे, बड़े तीनों ट्रांजिट। सैटर्न का, जो कि 29 मार्च को हो रहा है, 15 मई को जुपिटर का, और 15 मई के आसपास ही राहु और केतु का। तो इनके इफेक्ट से
कुछ सोलेस आएगी, और मेरा मानना है कि दिवाली तक बाजार एक नई ऊंचाई की तरफ अग्रसर होता हमें दिखेगा। तो इस डिस्कशन की वैल्यू क्या है? इस डिस्कशन की वैल्यू ये है दोस्तों कि जो स्टॉक्स, जो शेयर्स आपको स्ट्रेंथ शो करते हुए दिखे इस फॉल के अंदर, उनको धीरे धीरे करके अकोमुलेट करना चाहिए। क्योंकि दुनिया में कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जो एग्जैक्ट बॉटम या एग्जैक्ट टॉप आपको बता पाएगा। जैसे कि दोस्तों आपको मैं बताता हूँ कि रिलायंस इंडस्ट्री, मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ, बहुत स्ट्रॉन्ग चार्ट पैटर्न दिखा रही है। HDFC बैंक, ये भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग चार्ट पैटर्न दिखा रहा है। ये रिलायंस इंडस्ट्री का चार्ट है। 2012, 2012 को इसने जो लो टच किया था 1200 का, आज भी मार्च के महीने में भी ये उसी जगह पे है। तो मतलब क्या हुआ इसका? इसका मतलब हुआ कि रिलायंस इंडस्ट्री ने 12वां महीना मतलब दिसंबर के अंदर, मैं जब 23 दिसंबर को आपको ये वीडियो अपलोड की थी 2000 पॉइंट की निफ्टी की सेल कॉल की, उस 2000 पॉइंट की निफ्टी की सेल कॉल तो पूरी हो गई, लेकिन रिलायंस इंडस्ट्री उसी जगह पे है। तो इसका मतलब है कि रिलायंस इंडस्ट्री के अंदर इस पूरे फॉल के अंदर कहीं ना कहीं अकोमोलेशन हो रहा है, और ये इस इम्पोर्टेंट जोन में है। ऐसा नहीं है दोस्तों कि रिलायंस इंडस्ट्री यहाँ से गिर नहीं सकती। ये जो लास्ट लेग जो दिख रहा है 1100 तक का, अभी 1200 पे है, 1100 और उसके बाद में ये 1000, ये दो पैरामीटर्स आगे अचीव कर सकती है। चार्ट के हिसाब से देखने से ऐसा लगता है कि ये 1100 के आसपास से यहाँ से बाउंस करेगी, और फिर नेक्स्ट लेग के अंदर ये 1000 की तरफ अग्रसर होगी। 20% की आपके सामने रिलायंस के अंदर ऑलमोस्ट नीचे जाने की गुंजाइश है, और अपसाइड के लिए इसका जो रीसेंट हाई है वो 1600 है। 1600 मतलब इस चूंकि स्प्लिट के बाद का है वैल्यू, इसलिए 1600 की है। तो ऊपर जाने के लिए 1600, 1200 से 400 पॉइंट, और नीचे जाने के लिए 200 पॉइंट मैक्सिमम का हमारे पास में ये है। इसी तरीके से एच डी एफ सी बैंक का लो जो लगा था वो 13 जनवरी को लगा था। 13 जनवरी के बाद में इसने स्ट्रेंथ ही शो कर रहा है ये चार्ट आपको, और ये रेडी है अप मूव के लिए अगर ये इस हाई को 1750 को क्रॉस करके अपसाइड में जाता है। दो इंपॉर्टेंट चार्ट के बाद में रिलायंस इंडस्ट्री, TCS का चार्ट बहुत बुरा है, काफी डाउनफॉल दिखा रहा है। ICICI बैंक का चार्ट एक स्ट्रेंथ शो कर रहा है, ये वापस 1200 की जो जोन है उस जोन से बाउंस बैक करने के लिए रेडी है। ये तो हुई इंडियन स्टॉक्स की बात जो कि अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, और इम्पोर्टेंट हैवी वेट्स हैं ये निफ्टी के, और इनको हमें, अगर ये डाउन मूव में कहीं भी हमें मिलते हैं तो हमें इनको अकोमुलेट करना चाहिए। इसके अलावा अच्छी खबर के नाम पे डाउ जोन्स, आपको एक इंटरेस्टिंग सी चीज मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। मैंने जैसा कि आपको मेरे उस वीडियो के अंदर आपको सुना रहा था कि जब बाजार एक तरफा ऊपर तेज चलता है तो मार्केट मेकर क्या करता है, बाजार को गिराने के लिए उपक्रम करता रहता है। वैसे ही गिराने के आर्टिफिशियल उपक्रम जो किए गए हैं उसके अंदर FIIs के ऊपर जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो बढ़ा दिया गया बजट के अंदर,
और एफ आई आई इस बार के ऑलमोस्ट 4,000 करोड़ की डेली सेलिंग कर रहे हैं अप्रोक्सीमेटली। ऐसा लग रहा है कि उन्होंने 4,000 करोड़ के अमेरिकन बॉन्ड मार्केट में या जापानीज बॉन्ड मार्केट के अंदर एक एसआईपी बांध रखी है, जो इंडिया के अंदर 4,000 करोड़ रोज बेचते हैं। और इनकी डीआईआईज के साथ में आप मिली भगत देखो कि बाजार गिर रहा है, ये जितना माल बेचते हैं उतना माल डीआईआई खरीद लेता है। कल के दिन में जो मेजर 400 पॉइंट के निफ्टी का फॉल आया, उस दिन 12,000 करोड़ का एफआईआई ने माल बेचा, और उस गिरते हुए बाजार के अंदर 12,000 करोड़ का माल डीआईआई ने खरीद लिया, लेकिन बाजार को 400 पॉइंट गिरने से बचा नहीं पाए। ये कई बार मेरे को लगता है कि ये सारा डीआईआई और एफआईआई दोनों एक ही आदमी है, एक एंटिटी बेचती है, दूसरी खरीद लेती है। वरना इतना बड़े पैमाने के ऊपर शेयर्स का बाय एंड सेल पॉसिबल नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट जो गुड न्यूज़ है वो ये है कि ये जो कल डाउ की जो कैंडल थी, वो लो पे शुरू हुई और उसने पिछली 5 कैंडल्स को एनगल्फ किया है, ऑलमोस्ट 6 कैंडल्स को। और अगर ये कल अपसाइड के लिए मूव करती है, तो हम इसको इस टेक्निकल लेवल तक, जो कि 44,600 700 है, वहां तक का एक्सपेक्टेड मूव देखने को मिलेगा, जो कि 600 पॉइंट के करीब की डाउ जोन्स की वो है। डाउ जोन्स में जो चार्ट पैटर्न दिख रहा है, सेम चार्ट पैटर्न एसएनपी में भी दिख रहा है। उसमें भी उसी तरह की एक लार्ज बुलिश एनगल्फिंग कैंडल है, जो कि पिछली 5 कैंडल्स को कवर कर रही है। और सेम पैटर्न नेस्डैक में मिल रहा है, जबकि ये एक पियर्सिंग लाइन पैटर्न है, जो कि एक बुलिश पैटर्न माना जाता है। डार्क क्लाउड कवर का उल्टा होता है ये। तो ये तो हुई हमारी कुछ अच्छी खबरें। आइए इंडिया के अदर जो चार्ट पैटर्न अपन हर बार देखते हैं, उनको एक बार वापस डिस्कस कर लेते हैं। बैंक निफ्टी, मैंने दोस्तों को अपने कई वीडियो में आप लोगों को पहले भी कई बार बताया है कि निफ्टी से बैंक निफ्टी मुझे हमेशा स्ट्रांग लग रही है। यही हुआ है, बैंक निफ्टी ने अपना प्रीवियस लो नहीं तोड़ा है, डबल बॉटम से भी इनफैक्ट काफ़ी ऊपर है अभी। और ये जो पैटर्न 3 कैंडल के बाद में, ये एक ऑलमोस्ट स्पिनिंग टॉप टाइप का एक पैटर्न बनाया है। अगर ये कल गैप अप के साथ में बैंक निफ्टी भी खुलती है ऊपर की तरफ, तो बुलिश अप मूव देने की संभावना है। ये चार्ट मैंने आपको सामने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि 25% का डाउन मूव एक अप मूव के अंदर, बुल रन के अंदर कोई मायने नहीं रखता है। बुल रन इंडिया का इंटैक्ट है, इंडिया की ग्रोथ एक स्टोरी इंटैक्ट है। आज ही मैं देख रहा था दोस्तों कि आईएमएफ ने इंडिया को सबसे ज्यादा टॉप 10 इकोनॉमी, जो और 10 वर्षों में जो वृद्धि जिन इकोनॉमी में हुई है परसेंटेज वाइज, उसमें 71% इंडिया ने ग्रो किया है। 2015 के अंदर भारत की जीडीपी 2.4 ट्रिलियन थी, और वो 4.3 ट्रिलियन हो गई है। इस तरीके से भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं के अंदर शामिल है। हमारा जीडीपी कलेक्शन, जीडीपी का डाटा भी इम्प्रूव हुआ है, और जीडीपी के डाटा के अलावा जीएसटी कलेक्शन के अंदर भी अभूतपूर्व तेजी देखने को मिली है। और ये सब आप इसको ग्रीन शूट्स मान सकते हैं इकोनॉमी के फ्रंट के ऊपर। एक मेरे फेवरेट हिलियस कैपिटल के समीर अरोड़ा जी हैं, उनकी एक कल एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी टॉक थी, और उन्होंने उसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा हिंट दिया। उन्होंने कहा कि
भारत विश्व के मात्र कुछ चुनिंदा देशों में से एक है जो फॉरेन इन्वेस्टर को टैक्स दे रहे हैं। और ये फॉरेन इन्वेस्टर्स जो हैं उस टैक्स को अपनी कंट्री में ऑफसेट नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि उनकी कंट्री के अंदर जिस भी जगह से वो आ रहे हैं वहां पे टैक्स जीरो है। तो वो जो इंडिया में टैक्स दे रहे हैं वो उनके लिए एक तरह से नुकसान का सौदा है। और वो समीर अरोड़ा का मानना था कि यार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेरी बात सुनेगी। समीर अरोड़ा हीलियोस कैपिटल के फंड मैनेजमेंट के हेड हैं, मालिक हैं। और बहुत सीनियर एंड बहुत सीजनड है। मैं 30 साल से उनको सुनता आ रहा हूँ। और ये बंदा बहुत करेक्ट और बहुत खरी बातें बोलता है। इस पूरे बाजार के अंदर दो तीन ही लोग ऐसे हैं जिनकी बात पे आप यकीन कर सकते हो। ज्यादातर लोग बातें जो बोल रहे हैं वो कभी भी पलट जाएंगे। एक रिदम देसाई है, समीर अरोड़ा है। ऐसे चुन चंद नाम ऐसे हैं जो अपनी क्रेडिबिलिटी बचा के रखे हुए हैं। तो उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली। बोले अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये टैक्स को ट्वीक कर दिया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को, तो हिंदुस्तान में एफआईआई वापस लौटेंगे और बाजार को ऊपर ले जाएंगे। दोस्तों ये ना एक तरह का हिंट है कि ऐसा हो भी सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ ऐसा होने वाला है, लेकिन ऐसा अगर हुआ तो जिस मार्केट में मेकर ने बाजार को गिराया है वही बाजार को ऊपर ले जाने के सारे सतूने बैठा देगा। खाली एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और एफआईआई अगर को हटा दिया जाए या कम कर दिया जाए या इसको रेक्टिफाई कर दिया जाए, और जिस तरह से अपोजिशंस के लीडर मोदी गवर्नमेंट के ऊपर मीम्स बना रहे हैं शेयर बाजार को गिरते हुए देख के, तो मुझे लगता है कि इस तरह की संभावनाएं देखने को मिलेगी। सेबी का चेयरमैन बदल गया है। उसको भी इसीलिए लाया गया है कि गवर्नमेंट जो चाहती है उस हिसाब से काम हो। आरबीआई के चेयरमैन को बदलने के बाद में इंटरेस्ट रेट कट होने की शुरुआत हुई है। और इंटरेस्ट रेट को का कम होना इकोनॉमी को ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और मुझे लगता है कि जल्दी आरबीआई अगला रेट कट भी कर सकती है। तो ये लॉन्ग टर्म में बाजार को ऊपर ले जाने के फैक्टर्स हो सकते हैं, आर्टिफिशियली क्रिएटेड। आप 50 बेसिस पॉइंट रेट कट कर दो, सीआरआर कट कर दो, बाजार के अंदर मनी इन्फ्यूज कर दो, जो शेयर बाजार के अंदर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है उसको ट्वीक कर दो, तो और किसी भी शेयर्स को इंडेक्स के अंदर डाल दो, दूसरे को निकाल दो। भाई ये सब चीजें जो हो रही हैं, आप क्या सोचते हो कि आप जो जो न्यूज़ जिस दिन आई है कि आज आज ये रीबैलेंसिंग होगी, तो ये रीबैलेंसिंग के कारण जो रिलायंस को लॉस होना था वो तो उन्होंने दिसंबर में ही पूरा कर लिया था। ये तो लास्ट डे जो न्यूज़ आती है ये हम लोगों के लिए होती हैं, आम रिटेलर्स के लिए। एफआईआईस के पास में ये सारी न्यूज़ बहुत पहले से होती है। उनको प्रीव्यू होता है पहले से कि ये शेयर इस इंडेक्स के अंदर आएगा, ये शेयर इस इंडेक्स से निकाल दिया जाएगा, ये एमएसआई के अंदर इंक्लूड किया जा रहा है, ये एक्सक्लूड किया जा रहा है। तो यही स्मार्ट मनी है। स्मार्ट मनी वो होती है जिसके पास में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशंस होती हैं और उसका फायदा उठा के वो लोग शेयर बाजार में निवेश करते हैं या अपना पैसा टाइमली बुक करते हैं। बहुत सारे ट्रेडर्स फेवरेट स्टॉक्स को करीबन 40 से 45 एफएनओ के अंदर स्टॉक्स डाल दिए गए और वो सारे के सारे 30% के करीब अप्रोक्सीमेटली नीचे है। आप क्या सोच रहे हो, रिटेलर के लिए डाले गए थे? नहीं, ये बड़े लोगों को
एक तरह से हेजिंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने के लिए एफएनओ में इतने सारे स्टॉक्स डाल दिए गए। तो लेटेस्ट एंट्री जो है उनको भी आप ध्यान रखिएगा कि वो भी कहीं हेजिंग के लिए तो नहीं है, क्योंकि बाजार के अंदर एक लास्ट लेग ऑफ सेल ऑफ कभी भी आ सकता है। जोमेटो जैसे शेयर्स के ऊपर इंडेक्स के अंदर इतनी वेटेज दी गई है। निफ्टी ने ये एक ह्यूज रेड कैंडल बनाई है, जो कि आइलैंड के बाद में, तो ये यहाँ पे जो इसने एक कंसोलिडेशन दिया था लंबा सा, उसके बाद में इसने गैप डाउन दिया और गैप डाउन के बाद में एक ह्यूज कैंडल बनाई, और ये एक ह्यूज वॉल्यूम के साथ है। ये 400 पॉइंट की कैंडल है, 90 पॉइंट एसजीएक्स ऊपर है। अगर बाजार में जरा भी बुलिश मोमेंटम की कोई हल्की सी भी उम्मीद रखोगे अगर आप, तो कम से कम 200 पॉइंट का गैप अप होना चाहिए, या बाजार 100 पॉइंट ऊपर खुले और ये पूरी कैंडल को कवर करके ऊपर क्लोज दे। प्रीवियस इस कैंडल की हाई के ऊपर की क्लोजिंग मस्ट है, और ये इस गैप में भी नहीं क्लोज होनी चाहिए। ये जो गैप गैप है ऑलमोस्ट 100 पॉइंट का, इस गैप में भी ये क्लोजिंग नहीं आनी चाहिए। इसका लो है 545, और ये ओपन हुई थी 433 से ऊपर। ऑलमोस्ट 110 पॉइंट का ये जो गैप है, इस गैप के अंदर ये बंद नहीं होनी चाहिए। अगर ऊपर आके इसको कवर करके इसके ऊपर जाए और अगले दिन इसके ऊपर, यहाँ तक जब तक नहीं आएगी निफ्टी 831, तब तक हमें तेजी के बारे में कोई कंफर्म उम्मीद नहीं रखते हैं। 22,800 के ऊपर जब तक निफ्टी नहीं पहुंचेगी, तब तक तेजी सस्टेनेबल नहीं लग रही है। ये जो हाई है 23,800, 23,800 की हाई क्रॉस करने के बाद एक अच्छी तेजी हमें देखने को मिल सकती है। ये जो बॉटम है 21,800 का, अगर ये खुदा न खास्ता टूट गया, तो हम, ये जो लो दिख रहा है आपको, इस सपोर्ट लाइन को, जो कि 21,500 है, और ये जो बॉटम है, इस कैंडल जो ह्यूज इलेक्शन डे वाली जो कैंडल है, इसका अगर अपन लो माने तो 21,300 है। और अगर इसके ऊपर ये जो तीनों कैंडल्स हैं, दिस बॉटम एंड दिस बॉटम, ये तीनों ट्रिपल बॉटम माने तो ये 21,800 है। तो ये 21,800 एक बहुत इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट यहाँ से यहाँ तक आने तक टूटे हैं, तो मान के चलो दोस्तों कि ये उसको भी तोड़ के 21,500, 200, 300 तक, और उसके बाद में 20,600 का सपोर्ट लेने की तरफ अग्रसर हो सकता है डाउन साइड में। अप साइड के अंदर अगर ये यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल देता है, तो हम किसी भी तरीके से एक बार 23,000 और उसके बाद 23,800 की तरफ बढ़ सकते हैं। तो ये तो हुई हमारी निफ्टी की टेक्निकल एनालिसिस। क्रूड, गोल्ड और सिल्वर। क्रूड के अंदर एक सेल ऑफ चल रहा है। सेल ऑफ क्यों चल रहा है? एक बड़ा इंटरेस्टिंग जियोपॉलिटिकल वाकया है। यूक्रेन की लड़ाई को अमेरिका खत्म करना चाहता है, और यूएन के अंदर जब यूक्रेन के ऊपर वोटिंग होती है, तो अमेरिका और रशिया एक साथ मिलकर वोट करते हैं। जेलेंस्की को अमेरिका आने पे ट्रम्प और पूरा यूएस प्रशासन उसको बुरी तरह लताड़ता है, और उस पर वो प्रेशराइज करता है कि तू किसी भी तरीके से अपने मिनरल एसेट्स को हमारे हवाले कर,
ताकि हमने जो भी तेरे ऊपर खर्चा पानी किया है उसको हम रिकवर कर सकें, और इस पूरे वर्ल्ड को जो वर्ल्ड वार का जो खतरा मंडरा रहा है वो खत्म हो, और हमारा पीस हो पूरे वर्ल्ड के अंदर। ट्रम्प पीस करना चाहता है, और उसके लिए उसने पुतिन से ऑलरेडी बात कर रखी है। निगोशिएशंस का एक दौर सऊदी प्रिंस के अगवानी के अंदर सऊदीया के अंदर ऑलरेडी हो चुका है। मोदी साहब ने ट्रम्प, जेलेंस्की और पुतिन तीनों से इसी पीस डील के लिए बात कर रखी है। पुतिन का कहना है कि वो जेलेंस्की के साथ में कोई डील नहीं करना चाहता है। तो वहां पे यूक्रेन के अंदर इम्पीचमेंट ऑफ जेलेंस्की वहां की संसद में लाया जा रहा है। अगला इलेक्शन कराने की तैयारियां हैं। लेट्स सी दोस्तों, जियोपॉलिटिक्स किस करवट बैठती है। अगर रिस्क खत्म होता है तो क्रूड और नीचे गिरेगा। दूसरा, गोल्ड, जिसने एक अच्छी सेल ऑफ दी है यहाँ पे। अगर हम गोल्ड के चार्ट को वीकली चार्ट में देखते हैं तो एक इस डबल ट्विजर टॉप बनाने के बाद में इसने एक मैसिव रेड कैंडल लास्ट वीक बनाई है, जो कि डाउन मूव 2800 तक आने की पूरी संभावना है। 2974 से इसने रिवर्स किया है, जो कि मैंने धनतेरस वाले वीडियो के अंदर आपको बोला था कि 3000 की तरफ बढ़ रहा है। गोल्ड में अभी भी मैं बुलिश हूँ। एक बार इस डाउन मूव के बाद में इसको रिटेस्ट करके यहाँ से ये बाय की संभावनाएं दे सकता है। डॉलर इंडेक्स डॉलर इंडेक्स ने एक बहुत इंटरेस्टिंग सा इस चैनल को ब्रेक करने के बाद में इसको रीटेस्ट करने के लिए इस जगह पे आया है, और इसके बाद में अगर ये नीचे आता है तो ये मुझे लगता है कि डॉलर इंडेक्स एक बार $100 की तरफ अग्रसर होने की संभावना है। रिलायंस इंडस्ट्री, दोस्तों मैंने जैसे आपको बताया था, ये एक इम्पोर्टेंट जोन पे आके दिसंबर से घूम रही है, और अगर इसने इस जोन को तोड़ा तो हम इसको 1110 और उसके बाद में 1000 की तरफ बढ़ते हुए देख सकते हैं। HDFC बैंक के अंदर बुलिश कैंडल है और चार्ट बुलिश नजर आ रहा है। TCS का चार्ट देखते हैं अगर हम, तो ये यहाँ से भी ऑलमोस्ट 3300 की तरफ, ऑलमोस्ट 200 पॉइंट और नीचे की तरफ अग्रसर हो सकता है। ICICI बैंक 1190 की तरफ 1204 चल रहा है। 10 से 15 पॉइंट की मार्जिन इसके पास अभी भी है, और वहां से बाउंस करने की तैयारी कर सकता है। यूएस डॉलर आईएनआर ने अपना लाइफ टाइम हाई जो है वो 8790 के आसपास, 97 मतलब 88 मान लें आप, 88 की तरफ से सेल ऑफ दिया इसने, जो कि 8620 तक गया, और ये अब वापस 8745 पे आया है। मुझे लगता है कि इस जोन पे आके ये डबल टॉप बनाने के बाद में नीचे की तरफ एक डाउन मूव देगा। दोस्तों मैंने आपको ये बताया था कि ये जो सपोर्ट लाइन ऊपर से आ रही है, इस सपोर्ट लाइन से ये डाउन मूव देगा, और उसने एग्जैक्टली ऐसा ही किया था चार्ट में। और इस डाउन मूव के बाद में ये मेजर डाउनफॉल की तरफ अग्रसर हुआ। ये इस चैनल के अंदर बॉलिंजर के ये लोअर बैंड के ऊपर है, और बैंड ब्रॉडन हो रहा है। कहीं भी कोई बैंक का कोई नहीं है। ओनली थिंग विच इज फेयर ऑफ बुल इज द कि स्टॉक्सटिक्स की वैल्यू अगर हम देखते हैं तो 2 और 3 है। इतना एक्सट्रीम ओवरसोल्ड बाजार है। निफ्टी
बैंक निफ्टी आप लोगों को ट्रेड करने के बजाय अच्छे गुड क्वालिटी स्टॉक्स को ट्रेड करें दोस्तों। और इन स्टॉक्स के अंदर जो अ, जिन भी दोस्तों ने मेरा इस चैनल को टेक्निकल टॉक विद डॉक्टर सिंह को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, वो उसको सब्सक्राइब कर लें। इसके अंदर एक मैंने बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो की एक सीरीज है, वो रिसीशन प्रूफ स्टॉक्स। टेक्निकल टॉक विद डॉक्टर सिंह को कौन कौन सब्सक्राइब से और रिसीजन लाइक एंड प्रूफ शेयर नहीं स्टॉक्स हैं किया है तो उसे उसमें। कर ले, ताकि इसी तरह के और इन्वेस्टमेंट आइडियाज की खबर आप लोगों को ये जल्दी से जल्दी एआई मिले। रिलेटेड स्टॉक्स हैं, ऐसे ही गोल्ड रिलेटेड स्टॉक्स हैं रिसीजन प्रूफ स्टॉक्स की सीरीज के अंदर। ये एनर्जी सेक्टर है जो कि रिसीजन प्रूफ। सबसे बड़ा खिलाड़ी के अंदर एक्सचेंज एंड डिपॉजिटरीज है। बीट द कंपटीशन इन 25 के अंदर अल्कोहल इंडस्ट्रीज है। रिसीजन प्रूफ स्टॉक्स इन इंडिया 2025 की इन्वेस्टमेंट गाइड है कि आपको किन 12 सेक्टर के अंदर निवेश करना चाहिए। और इस निवेश के 12 सेक्टर के अंदर हर सेक्टर के दो इम्पोर्टेंट स्टॉक्स को हमने डिस्कस किया है, और उनमें से 11 वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, तो आप उनको देखें। जैसे कि दोस्तों आपको अगर इस दिसंबर 23 दिसंबर वाले इस 2000 पॉइंट के मेजर फॉल के वीडियो को अगर आपने ध्यान से सुना होता और इसको ध्यान दिया होता, तो आपको इसके अंदर काफ़ी स्टॉक्स को पिक करने और उसके बारे में प्लानिंग करने के लिए वो आपको मदद मिल जाती है। इसके अंदर ये लॉजिस्टिक सेक्टर है, पोर्ट एंड लॉजिस्टिक सेक्टर है, रेलवे सेक्टर है, एआई है, हेल्थ केयर है, और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज है। इस तरह के वो सेक्टर्स हैं जिनके अंदर इकोनॉमी का डाउन मूव के अंदर बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, और आपको इसके अंदर एक अच्छी ग्रोथ मिलती है। निफ्टी जो बाजार के अंदर अभी भी डाउनवर्ड बायस ज़्यादा है, क्योंकि इसने पिछले 4 से 5 हफ्ते के अंदर क्रॉस रोड पे अटके होने के बाद लास्ट वीक इसने एक डाउन मूव दिया है, जो कि एक इम्पल्सिव डाउन मूव है। अब जब तक ये प्रीवियस हाई के ऊपर क्लोज नहीं होती है तब तक बुलिश मूव नहीं रहेगा। सेल ऑन राइज का ही स्ट्रेटजी देखने को मिलेगी, अनलेस अनटिल ये प्रीवियस जो हाईज है उसको, स्विंग हाई को पार करके बंद। इसी के साथ दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट डॉक्टर अरुण कुमार सिंह, जयपुर से आपसे विदा लेता हूँ। और एक बार फिर आपसे निवेदन है कि टेक्निकल टॉक विद डॉक्टर सिंह को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें, ताकि ये इंफॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा नीडी लोगों तक पहुंच सके। एक डिस्क्लेमर, मैं कोई सी भी रजिस्टर्ड टेक्निकल एनालिस्ट नहीं हूँ। इस पूरे वीडियो में जो भी चीज़ें डिस्कस की गई हैं वो केवल एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस की गई है, और लर्निंग के हिसाब से इसको हम डिस्कस कर रहे हैं। अगर कोई आदमी टेक्निकल एनालिसिस एंड ट्रेडिंग स्किल सीखना चाहता है तो वो हमें संपर्क कर सकता है। धन्यवाद। गुड नाइट।